हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू? वेलकम टू ईटिंग लाइव। आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है हमको। ठीक है, तो सीधा शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते अभी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सपोज करो ये कोई चार्ज है, ठीक है, इसको हमने क्यू बोल दिया, और यहाँ दूसरा कोई चार्ज रखा है जिसको हमने स्मॉल क्यू बोला। और मैंने क्या कहा, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। ये गुलाम ने बोला था, हमने पढ़ा हुआ है अभी तक। ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ तक है, या हो सकता है आगे तक भी हो। तो कहने का मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पर है, यहाँ तक नहीं, यहाँ पर है। यहाँ पर होने का क्या मतलब है, इसकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो यहाँ तक फैली होगी, यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस में होगी। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का उतना एरिया, या वो एरिया जिसमें किसी दूसरे फोर्स पर, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता हो, फोर्स फील होता हो। अब हमने एक चीज़ और समझी थी, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा था? Q1 Q2, ये तो पढ़ा था ना, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था हमने। Q1 Q2 यानी Q1 जो ये खुद चार्ज है, ठीक है, Q2 को हमने क्या लिख दिया, ये स्मॉल q लिख दिया, वो दूसरा वाला चार्ज है। अब ये इसको तो मान लो फिक्स कर लो कि इसका तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। इसको हम छोटा करते जाएं कि कम से कम, तो क्या होता चला जाएगा, फोर्स कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये जो है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर इस चार्ज को ना मिनिमम लेकर चलते, कम से कम, ठीक है, कि ये चार्ज बिल्कुल इतना कम होना चाहिए कि इसका अपना कोई असर ना हो, यानी उस चार्ज का जो खुद का इफेक्ट है ना वो नेग्लिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद भी यानी ये लगभग जीरो, इसको क्या लिखेंगे, Q टेंड्स टू जीरो, ये लगभग जीरो है। जीरो होने के बाद भी अगर ये फोर्स फील कर रहा है किसी जगह, इस पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वहां किसी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है? जैसे हमने ये चार्ज रख दिया और इस पर अगर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसका फील्ड यहाँ पर है। तो सिर्फ सिंपल सी इतनी बात है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ऐसा समझो ये इसका एरिया है जहाँ पर इसकी बदमाशी चलती है, ठीक है। डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड is an invisible region, is an इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक इनविजिबल रीजियन है ऑफ एनी चार्ज, ऑफ एनी चार्ज, किसी चार्ज का, अराउंड इट, अराउंड इटसेल्फ, यानी उसके खुद के चारों ओर का इनविजिबल रीजन है, इन विच, जहां पर, इन विच एनी टेस्टिंग चार्ज, इसको हम लिखेंगे टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज फील्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने सीधा लिख दिया, ठीक है। अब एक वर्ड है, ये सब तो हम बता चुके, इनविजिबल रीजन है, दिखाई तो देता नहीं है वो, ठीक है ना, बस उसका इफेक्ट होता है। इसमें एक जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ ना, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज ऐसा समझो लाइक ए टेस्टर, लाइक क्या, टेस्टर, ठीक है। टेस्टर क्या करता है, आपने देखा होगा, दीवार में कहीं अगर हल्का सा भी करंट आ रहा है जो हम हाथ लगाने से पता नहीं चल रहा, टेस्टर लाओ, लगाओ, उसकी लाइट ब्लिंक कर जाती है, तुरंत दिखाई देने लगती है। इसी तरह क्या होता है, टेस्टिंग चार्ज होता है, ठीक है। होता नहीं है मतलब, एक्चुअली हमने बस एक नया नाम दिया, इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा कुछ होता होगा, सिर्फ एज्यूम किया कि टेस्टिंग चार्ज है। टेस्टिंग चार्ज क्या है, टेस्टर के अंदर ना जो बल्ब होता है, छोटा सा बल्ब, वो इतना छोटा होता है कि हल्का सा भी उसको करंट मिला ना, वहां तुरंत ब्लिंक करेगा वो, ठीक है। ऐसे ही टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, बहुत कम अमाउंट का चार्ज। इतना कम अमाउंट का चार्ज होता है कि इसके आसपास जरा सा भी फील्ड आया ना, मतलब इसका खुद का फील्ड नहीं है तो खुद के फील्ड से ये इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा कोई हल्का सा भी फील्ड आया ना, तुरंत एकदम इस पर फोर्स लगने लगेगा, ठीक है, यानी ये फील करने लगेगा फोर्स को, ठीक है। तो इसी वजह से हमने एक टेस्टिंग चार्ज यहाँ पर नाम रखा, ठीक है, कि
हल्का से चार्ज, अगर हल्के से चार्ज पर भी इफेक्ट लग रहा है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने टेस्टिंग चार्ज को इंट्रोड्यूस किया। चलो जी, और कहीं कहीं पर लिखा होता है पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए लिखा होता है क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें हल्की होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलने से पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो वो मास में भी हल्की हो जाती है, तो कहीं कहीं पर लिखा होता है पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बस इतना ही, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल भी देखेंगे, डेफिनेशन में बस इतना ही है इसका, ठीक है, मैंने समझा भी दिया। अब ये तो बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, इसको भी समझेंगे। अभी ये तो बात थी केवल थ्योरेटिकली कि एक्चुअल में होता क्या है। अब एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहीं पर ऐड कर लेना इंटेंसिटी, ठीक है। यानी अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता रहे थे, अब बताएंगे उसका अमाउंट कि वो कितना पावरफुल होगा किसी जगह, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं ई से, किससे दिखाते हैं, ई से, और ई इज इक्वल टू हम लिखते हैं एफ अपॉन क्यू, यानी किसी यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है ना, ऐसा समझो ये एक हमारे पास चार्ज रखा है, क्या रखा है, चार्ज, और एक छोटा सा चार्ज हमने यहाँ रख दिया स्मॉल क्यू। अब इसका एरिया यहाँ तक होगा, यहाँ तक नहीं मतलब यहाँ से आगे भी होगा, ठीक है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, आगे तक भी हो सकता है, वो आगे पता चलेगा कहाँ तक होता है, ठीक है। ये इसके एरिया में आ रहा होगा, तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को इस चार्ज से डिवाइड कर दो, तुरंत हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इसका है, तो इस वाले फैक्टर को हमको हटाना है किसी तरह फोर्स में से अगर इस वाले फैक्टर को हमने हटा दिया तो डिवाइड कर देंगे क्यू से, हट गया। अब क्या रह गया, इसका असर रह गया, केवल उस फॉर्मूले में क्या रह गया, इसका असर रह गया, तो वो जो फॉर्मूला बन के आया उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसकी ताकत, जितनी वहां पर ताकत है उसको दिखाते किससे हम, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स में से क्यू हटा दो बस, ठीक है, डिवाइड करके, तो ये बन गया एफ अपॉन क्यू। ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अब इसको दूसरे तरीके से लिखते भी कैसे, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डालोगे तो क्या लिखोगे, एक्सर्टेड फोर्स या अप्लाइड फोर्स ऑन एनी टेस्टिंग चार्ज, यूनिट टेस्टिंग, यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना, यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity, electric field intensity at that point, उस पॉइंट पर, यानी जहां पर वो चार्ज रखा होगा ना उस पॉइंट पर होगी वो इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ चार्ज था, यहाँ पर हम फोर्स जो स्मॉल क्यू रखा था उस पर देख रहे थे, तो यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है ना उस पर यूनिट चार्ज पर, उस पॉइंट पर ही हम उसको देखेंगे, क्योंकि अलग अलग जैसे जैसे तुम पॉइंट को दूर करते चले जाओगे ना उसकी ताकत कम होने लगेगी, ठीक है ना, जैसे जैसे पास आता जाएगा फोर्स का उसकी ताकत बढ़ने लगेगी। तो ये क्या होती है, पॉइंट पर डिपेंड करती है कि कितना दूर है वो पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन। तो क्या लिखोगे सीधा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, हमने ये लिख दिया एफ अपॉन क्यू। अब हमने पढ़ा हुआ है क्या, दूसरी चीज, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसे, एफ वेक्टर है, क्यू तो स्केलर है, सिर्फ एक क्या अमाउंट ही तो है, अगर एफ के अंदर डायरेक्शन है तो इसके अंदर भी डायरेक्शन होगी, क्या होगी, इसके अंदर भी डायरेक्शन होगी। अब बात है कैसी डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, यानी सीधा सीधा लिख लेना कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दो पॉइंट बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज या ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज and inward due to
नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ना बाहर की तरफ इस तरीके से होगी, और अगर चार्ज क्या है निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी इस तरीके से, ठीक है ना। बस ये पॉइंट है, ठीक है। यानी रेडियली, दूसरी बात पॉइंट चार्ज कैसा होता है, गोल होता है ना, मतलब स्फेरिकल दिखेगा। अगर पॉइंट को देखोगे स्फेयर फील होगा, तो स्फेरिकल क्या, या तो चारों तरफ से फील्ड की इंटेंसिटी बाहर को निकलेगी, या तो फील्ड बाहर की तरफ बढ़ेगा या फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो वो कंसिडर कर लिया हमने कि पॉजिटिव की वजह से वो बाहर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ आ रहा है। बस ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। दो ही डायरेक्शन है इसकी, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है। लिखने का तरीका हो गया ये, चलो जी। और हमने ये भी लिख दिया क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, इतना कॉपी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब अब एक से ज़्यादा चार्ज आसपास रखे हुए हैं, सिस्टम बना दिया पूरा है, ठीक है। 10, 15, 20, 1000 कितने भी चार्जेस में हो सकते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब एक चार्ज की वजह से भी जनरेट होगा, दूसरे की वजह से भी जनरेट होगा, और सबकी डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती है, रैंडम कुछ भी हो सकती है ना। तो सब आपस में वेक्टर सम होकर जो फील्ड बनाएंगे वो होगा सिस्टम की वजह से बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमको निकालना कैसे है सिस्टम की वजह से, जो अभी जस्ट पढ़ा था, ठीक है। क्या लिखेंगे, या लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, क्या, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सेम ऐसे ही यहाँ पर E इज इक्वल टू ऐसे लिखो, या फिर समझो, मान लो एक चार्ज ये है, इसको लिख दिया हमने Q1, दूसरा चार्ज ये है, इसको लिख दिया हमने Q2, और रैंडम ऐसे चार्ज हैं जितने भी चार्ज हैं। और ऐसे कंसिडर करो कि इस पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। इसको हमने लिख दिया P, क्या एक पॉइंट P लिख दिया, और ये क्या 3, 4, 5 और रैंडम, तो इनकी डिस्टेंस समझ लो अलग अलग है, ठीक है। अब करेंगे क्या, 1 की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसको लिखो P1, EP1, यानी एट P ड्यू टू पॉइंट 1 यानी चार्ज 1। ऐसे ही P2, P3 ऐसा करके P4, P5 बना सकते हैं, ठीक है। अब सबकी वजह से अलग अलग इंटेंसिटी आएगी तो अलग अलग डायरेक्शन भी होगी, मतलब अलग अलग जगह रखे ना, उनका वेक्टर सम कर देना है बस, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी, यानी लिखेंगे क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E P1, ठीक है, प्लस वेक्टर E P2 प्लस वेक्टर E P3, इस तरीके से, और जितने भी वहाँ हैं सबसे, और ऐसा डायग्राम बना दे रैंडम। P को यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। रैंडम पॉइंट है वो वैसे, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, सब कुछ है। अभी देखो क्या होगा, करना क्या है आगे, और देखते हैं कुछ आगे। क्या बोला, फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा, इसको हटाते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं क्या है इसका, फिर एक छोटा सा डेरिवेशन और करेंगे। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बोलता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस सिंपल ये बताता है कि जहाँ पर कोई एक पॉइंट है या पॉइंट चार्ज है, ऐसा समझो, ये रहे बहुत सारे चार्ज पॉइंट है, ये सब क्या है, चार्ज है। तो एक सिस्टम बन गया, इस सिस्टम की वजह से इसका जो आसपास का माहौल है, ये सारा जो एरिया है, यहाँ पर इफेक्ट कैसा होगा, उस इफेक्ट को क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताता है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं बोल रहा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताता है किसका इफेक्ट, इन चार्जेस के सिस्टम से बना जो एक रैंडम इफेक्ट है, ठीक है, यानी कोई फिनोमिना कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर एक अलग ही माहौल बन जाएगा, उसकी डिटेल्स बताता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे क्या इसको हम, तो इसको क्या लिखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस टू डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करने, डिटर्मिनेशन, किसके डिटर्मिनेशन में दिखा रहा है, यहाँ का जो माहौल है, इफेक्ट है यहाँ, ठीक है। व्हाट इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस हैज देयर सराउंडिंग,
एज इट्स सराउंडिंग, यानी ये हम क्या लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, ये पता करने में कि जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इफेक्ट सिस्टम ऑफ चार्ज का क्या इफेक्ट उसके आसपास है, यानी कैसा इफेक्ट है उसके आसपास, ये पता करने में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हेल्प करता है। ठीक है, चलो इसमें बस इतना ही, इसको लिख लेना, छोटी सी बात है, सिंपल। अभी क्या एक छोटा सा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। डेरिवेशन में फॉर्मूला बनाना है, बस 2 लाइन का फॉर्मूला है। देखो क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या बनाते हैं, यहाँ एक पॉइंट एक चार्ज रखा हमने, Q लिख दिया इसको। ठीक है, अब इस Q का ना कोई इफेक्ट होगा, या फिर इसको इधर बनाते हैं, यहाँ Q लिखा हमने। ठीक है, अब इस Q के चारों तरफ क्या होगा, अब एक चीज और कि किस टाइप का शेप होगा। जैसे ये Q क्या है, पॉइंट चार्ज है, गोले की तरह दिख रहा है, स्फेयर की तरह दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा चार्ज सिस्टम इस तरीके से चकोर बन रहा हो, तो जैसा सिस्टम का शेप होगा ना, उसका सराउंड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप होगा सेम वैसा ही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कैसा फील्ड होगा, इस तरीके का कुछ फील्ड होगा। या आप लोगों ने, या रुको, ठीक, इस तरीके से बना दिया हमने। ठीक है, अभी हमको करना क्या है, इसको सेंटर में रखो थोड़ा, यहाँ लिख लिया इसको। करना क्या है, यहाँ पर इफेक्ट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इसको Q लिखा, इस पर हमने चार्ज रखा स्मॉल q, और इस पॉइंट को लिख दिया P। ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट नाम दे दिया इसको। ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दी कितनी, R लिख दी। अभी पता क्या करना है, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उसको हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पर स्मॉल q रखा। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कह रही है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सिंपल यही तो बोलती है, E इज इक्वल टू एफ, और डिवाइड कर दो किससे, स्मॉल q से, यानी इस ये वाला यूनिट चार्ज है, ये वाला चार्ज नहीं है, क्या है, ये वाला यूनिट चार्ज है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, f अपॉन q। अब देखो f वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब हमको करना क्या है, सिंपल f की वैल्यू निकालनी है, और f क्या है, इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, हेयर वेक्टर f पता करो, तो वेक्टर f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्साइलन, ये एप्साइलन नॉट, वैक्यूम में तो एप्साइलन नॉट वरना एप्साइलन। ठीक है, q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, ये बनेगा q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर में हमें क्या बताना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब डायरेक्शन क्या होती है, इसके अलोंग होती है, यही बताया था ना कुलाम्स लॉ में, r कैप। ये इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है, मतलब अगर ऑपोजिट है तो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, और सेम है तो एक दूसरे को दूर फेंक रहे होंगे। तो हमें सिर्फ r कैप लिखने से मतलब है, हमने लिखा r कैप। ठीक है, r कैप का मतलब डायरेक्शन इसमें ऐड हो गई। अब ये इसकी जगह ये वैल्यू रख देनी है, सिंपल। जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन, ये, और f की जगह क्या, ये रहा q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या था, r कैप था, और यहाँ पे 1/q था यहाँ। ठीक है, ये जो डिवाइड में q था, ये q से q कैंसिल होगा। जैसे ही q से q कैंसिल होगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन के आएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन और q अपॉन r स्क्वायर, और ये r कैप हमने लगा दिया ताकि डायरेक्शन पता चल सके। ये हो गया फॉर्मूला डेराइव। ठीक है, और कुछ बचा नहीं इसमें, बस एक छोटा सा फॉर्मूला पता करना था, उसका आगे इस्तेमाल होगा। कहाँ, इसको लिख लेना, मैं डायग्राम हटा रहा हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू, वेक्टर E इज इक्वल टू E P1 प्लस E P2 प्लस E P3, इस तरीके से ही तो पढ़ा था, और इसको रैंडम करते रहो। ठीक है, अब देखो मान लो
एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से रेंडम निकालो, अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करो। 1/4πε क्या है, कांस्टेंट है, 1/4πε, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, P1 की वजह से क्या लिखेंगे, Q1 की वजह से था चार्ज, Q1 बचा, डिवाइड में R स्क्वायर आएगा, लेकिन कौन सा वाला, P1, यहाँ R स्क्वायर था ना, तो R की जगह P1, यानी P पर 1 की वजह से जो P पर लग रहा था उसकी डिस्टेंस लिख दी हमने, लेकिन साथ ही साथ क्या, इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे, RP1, ठीक है, प्लस Q2 अपॉन RP2 का स्क्वायर और R कैप P2 प्लस, इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक। चलो जी, और फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ये जो आ रहा है ना, ये वाला टॉपिक इसी के अंडर में आता है, ठीक है ना। अगर उसको पहले ड्राइव कर देंगे तो जो फॉर्मूला लिखा था ये वाला, उसके नीचे इस फॉर्मूले को ड्राइव करके ये वाला अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको बता चुका। अभी देखते हैं इसमें क्या है, और क्वेश्चन है, इसे कॉपी करो, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 1.8 है, क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, ठीक है। एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू, अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन बोल दिया, प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, ठीक है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका डायग्राम दिया होगा ये इस तरीके से। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ग्रेविटी को अभी एक्सक्लूड करो यहाँ से, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करेगा, ये तो इसको दूर फेंकेगा और ये इसको खींचेगा, यानी ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा। सेम यहाँ पर प्रोटॉन दे दिया, तो प्रोटॉन के लिए प्लस ई लिख दिया, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है वैसे, बस प्लस चार्ज प्लस लगाने का मतलब वो चार्ज वहाँ पर प्रोटॉन का है, ठीक है ना। ई क्या है, एक नोटेशन है बस इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब प्लस क्या करेगा, इसको दूर की तरफ फेंकेगा, यानी ये भी नीचे गिरेगा, ये इसको खींचेगा, ठीक है। हमको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाकर पता क्या करेंगे, पहले इसमें इस पर लगने वाला फोर्स पता करेंगे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो वहाँ से हमको एफ पता चल जाएगा। वहाँ से फिर बाकी के फॉर्मूले देखो कैसे काम करेंगे। पूछ क्या रहा है, ये टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, ये हमने पढ़ा हुआ है, h इज इक्वल टू हाइट के हिसाब से निकालो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो पढ़ा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ s लिखा होता था, ठीक है। हमने ए क्यों लिखा, जी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम ग्रेविटी की वजह से अभी काम नहीं कर रहे, अभी किस में काम कर रहे हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, उसी हिसाब से उसका इलेक्ट्रिक क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ए ई लिख सकते हैं इसको वैसे तो हम, या फिर ए लिखा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट कितनी थी उसने, 1.5 सेंटीमीटर दी, उसको लास्ट में चेंज कर लेंगे यहाँ से। अब एक चीज़ देखो, उसने ये नहीं बताया इनिशियल वेलोसिटी, उसने नहीं दी हमको, बस क्या गिरना शुरू किया उसने, ठीक है, फॉल्स हुआ। देखो फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को जीरो कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस वाले पार्ट को जीरो करो, 2 की मल्टीप्लाई टी, ए को डिवाइड में भेजो, टी कैलकुलेट करो, टी इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 2h डिवाइड बाई ए, और इसकी पावर हम हाफ लिख लेंगे, यानी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। चाहे तो स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, चाहे पावर हाफ लिख सकते हैं। ये अभी करना क्या है हमको, हाइट तो पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन पता करने के लिए क्या करते हैं, पहले फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, ये तो हमने पढ़ लिया, एफ अपॉन क्यू। क्यू की जगह यहाँ पर क्या दिया है, ई तो हमको दिया है, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है ना, दोनों का चार्ज हमको पता है, तो यानी क्यू की वैल्यू भी पता है। यहाँ से एफ कैलकुलेट करते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यानी क्यू की इधर मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें एफ पता चल गया, एफ पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया क्यू
ई, यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई डिवाइड्स एम, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ए की वैल्यू जैसे यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा, टी इज इक्वल टू एम ऊपर जाएगा टू एम एच अपॉन, अच्छा एम ऊपर जाएगा ना, 2mh अपॉन क्यू ई बनेगा, 2mh डिवाइड बाई क्यू ई, और इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। अभी करना क्या है, बस वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते जाओ, स्क्वायर रूट भी लेंगे। सबसे पहले किसके लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पता करते हैं। किसके लिए पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए पता करेंगे तो देखो 2m क्या होता है, मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ये याद रखना है, इसको रट लेना। हाइट कितनी दी है उसने, 1.5 सेंटीमीटर दी है। 1.5 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर डिवाइड में आया अभी, ठीक है। अभी क्या है, क्यू ई, क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज को क्या लिखोगे, 1.6 10⁻- कितना 19, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कितना है 2 इंटू 10⁴, ठीक है, 2 इंटू 10⁴, ये हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1.5 1.6 अप्रोक्स आसपास ही है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, केवल 9.1 को अप्रोक्स 9 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी था, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया 2 से, तो और 9.1 को अप्रोक्स क्या लिख लिया हमने, 9 लिख लिया, तो यानी ये रह गया 9 इंटू 10 की पावर कितना, देखो 31 ऊपर है, -2, तो -33 तो ऊपर आ गया ये, ठीक है। और देखो -19 और +4 -15 बचेगा, -15 को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +15, यानी ये कितना होगा, कुछ गड़बड़ है क्या, 2mh अपॉन क्यू ई 934, चलो चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो -30 और +15, तो इसको करते हैं कितना, सॉल्व करके कितना आएगा ये, -15 15 18 -18 आ जाएगा, ठीक है। और यानी 9 इंटू 10 की पावर -18 अप्रोक्स इतना आ रहा है। इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, पहले इसको ऐसे ही लिख लो, 9.1 इंटू 10⁻18 का स्क्वायर रूट, तो इसको अप्रोक्सीमेट यहाँ लिख दो, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट लिख रहे हो तो 9.1 को केवल 9 भी लिख दो तब भी चलेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड, कितना आया, सेकेंड आया, ठीक है। चलो जी, दूसरा क्या करना है हमको, प्रोटॉन के लिए पता करना है, तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास रख देंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ई और क्यू एच ये सब सेम है, एम चेंज हो जाएगा बस प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ टी ऑफ प्रोटॉन लिखो, टाइम फॉर प्रोटॉन, तो आया 2mh2, और ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻27 बनेगा ये, ठीक है। और 1.5 इंटू 10 की पावर -2, ये सेम आएगा, -2 डिवाइड में कितना आएगा, देखो वही क्यू ई सेम 1.6, और यही सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2 इंटू 10 की पावर 4, और इस पर क्या था, स्क्वायर रूट था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो 1.6 और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे अप्रोक्स, ये तो और भी ज़्यादा नियरेस्ट है, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट में, 1.5 बचेगा, केवल 1.5 इंटू, अब क्या रहेगा, पावर चेक करते हैं, पावर कितनी, 27 और 2 29 है, -29 और 19 और 4 -19, और ये +15 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे -14 बचेगा, 10 की पावर कितना बचा ये, -14, ठीक है, ये हो गया। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद जितना भी आंसर आएगा उसको लिख देना 14। अब देखो 1.5 कितना जा रहा है, 1.4, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना, टी ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस, या फिर स्क्वायर रूट में लिख दो इसको, 1.5 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 7 सेकेंड, इतना ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी एक चीज़ और बोली थी इसने, बोली क्या थी,
इसी में कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। उसमें हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ से पता चला टाइम देखो बहुत कम है, यहाँ भी बहुत कम है टाइम, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें बहुत ज़्यादा होगा। कैसा पता चल रहा है, F इज इक्वल टू एम ए है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है, F इज इक्वल टू क्या था, क्यू ई, यही तो था क्यू ई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब क्या, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं या कर ही लेंगे, उससे हमें कंपेयर करना है इससे। अगर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल आता है ना, तो ये जो अंडर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगभग नेग्लिजिबल होगा उसके मुकाबले। इतना कॉपी करो पहले। तो एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकाला था हमने, F इज इक्वल टू एम ई निकाला था, वहाँ से सॉल्व करने के बाद आया था A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, यही आया था ना। इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रॉन के लिए देखो Q कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये तो बहुत कम था, ठीक है। लेकिन E की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10⁻⁴, और डिवाइड में कितना था, मास 9.1 इंटू 10⁻31। बस इसी को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कैसे आएगा, देखो 19 और 4 -15, -15 और 31 ऊपर जाएगा, यानी -15 प्लस 31, ये हो गया 16 बचा, ठीक है। यानी पावर में बच रहा है 16 का ऑर्डर। दूसरी चीज़, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3.2 आएगा, और ये क्या है, 9.1 है, ठीक है। 3.2 में से इसको हटा लो और इसको 15 छोड़ देंगे, यानी पावर एक कम कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब 9 से अगर डिवाइड भी करोगे तो अप्रोक्स 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हो 32/9.1 या 9 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, 15 आ गया, कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किस में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, 10⁻15 के ऑर्डर का है। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 या 10 लेते हैं हम उसको। तो इसमें और इसमें तो दुनिया भर का फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है, इसलिए इसके मुकाबले ये क्या है, लगभग जीरो कंसिडर करके चलेंगे, नेग्लिजिबल, कि इसको अगर हम इसके साथ मिलाकर भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कोई खास फर्क नहीं आएगा। प्रोटॉन का भी कैलकुलेट कर लो, ए ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 2 इंटू 10⁻⁴ था, ठीक है। मास चेंज हुआ, मास कितना हुआ, 1.67 इंटू 10⁻27। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे, इससे ये अप्रोक्स कैंसिल होगा, तो इधर तो 2 रह जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर कैलकुलेट कर लो कितना, 19 - 4 -15 बचेगा, प्लस 27, -15 और प्लस 27 कितना बचेगा, कितना 15 प्लस 27, तो कितना ज़्यादा होता है, 15 और 12 12, ठीक है, यानी 12 बचेगा। अब अगर कंपेयर करोगे तो अब भी बहुत ज़्यादा है, इसके मुकाबले क्या है, बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको हम नेग्लिजिबल लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो G इज इक्वल टू 9.8 नेग्लिजिबल। वैल्यू, ठीक, बस इतना लिखकर छोड़ देना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी और देखते हैं, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो अच्छा, एक और एग्जांपल है, क्या बोलता है, इफ़ 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम एंड 10⁻�8 कूलम, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। इस फिगर में देखो, ये रहा Q1, ये रहा Q2। Q1 कैसा है, पॉजिटिव है, Q2 कैसा है, नेगेटिव है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए पर पता करते हैं। ए पर अलग अलग पता करेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को देखना है जोड़ना है या घटाना है, यानी वेक्टर सम लगाएंगे। अब देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ए पर पता लगाते हैं। ए पर पता लगाने के लिए एक बार लिखो E1। E1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो Q1 की वजह से ए पर लिखेंगे ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो इसको, EA1 EA1 का मतलब वही KQ/R², सीधा लिखो, या फिर क्या लिखते हैं 1/4πε, यही तो लिखते थे। मैग्नीट्यूड दे रखा है उसने, मैग्नीट्यूड देखें 1/4πε और Q/R²। तो Q की जगह कितना है, Q1 देखो कितना है, 10⁻⁻8 है ना, 10⁻⁻8 डिवाइड बाई R²। तो R² कितना हो जाएगा,
हमें यहाँ से इस पॉइंट पर निकालना, और ये था 0.1, कहाँ था 0.1 मीटर, तो इसका आधा हो गया 0.05 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे 0.05 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप 0.05 का होल स्क्वायर पता कर लो कितना होगा। ये 0.05 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 0.0025 ये आएगा। ठीक है, 0.05 का ठीक है 0.0025। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं करते। यानी ये कितना आ जाएगा, इसको लिख लो के। अब 10 की पावर कितना -8 बोला, अच्छा -8 है, -8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25। 25 को क्या लिख सकते हो 25 इंटू 10 की पावर -4, इस वाले को फॉर्मूले को लिख सकते हैं ना 0.0025 को 25 इंटू 10 की पावर -4 उसी में इंक्लूड करो। इसको इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो, ऐसे ये नहीं लिखो, केवल यहाँ तक लिखो 0.25 इंटू 10 की पावर -2, इस तरीके से लिख दो इसको। तो यानी ये आएगा 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब करना क्या है, 2 को तो ऊपर भेजो, 1/0.25 है ना, 1/0.25 को हम लिख सकते हैं सीधा 4, क्या लिखेंगे, यानी ये था ना 0.25 कितना था 1/4, 4 ऊपर आया तो ये बन गया 4। चलो इधर वैल्यू रखते हैं, तो यानी फाइनल में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो k इंटू या फिर 4k लिख लो इसको, k को अलग रखो, और ये होगा 4 इंटू 10 की पावर कितना -10 बनेगा, ये आएगा E_A1। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या होती है, दूर की तरफ होती है, मैं बता चुका। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस तरफ होगी। ठीक है, तो क्या इसकी डायरेक्शन क्या लिख दोगे, टुवर्ड्स, या सीधा निशान लगा दो, किधर से है वो, पॉइंट का नाम नहीं दिया क्या इन्होंने, इसको नाम दे दो PQ लिख लो, चलो PQ, तो क्या लिखोगे टुवर्ड्स PQ, डायरेक्शन क्या लिखोगे P2Q, ये हमने डायरेक्शन लिख ली इसकी। ठीक है, अभी देखो और क्या है, फिर दूसरे वाले की वजह से निकालो E_A2, यानी 2 चार्ज की वजह से, 2 चार्ज की वजह से क्या होगा, दूसरा ये रहा ना 2 चार्ज। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, सिर्फ चार्ज का क्या है नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उससे सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगा बिल्कुल सेम आने वाला है। तो मैग्नीट्यूड क्या लिख दोगे सीधा k 4 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी P2Q। अब P2Q क्यों हुआ, देखो इसकी वजह से क्या, नेगेटिव की वजह से क्या डायरेक्शन अलग होनी चाहिए थी ना। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर दूर की तरफ लगाने की बजाय अब क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव था तो दूर फेंक रहा था, ये नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, P से Q की तरफ रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन भी ये हो गई। अब हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, क्या था E_A1 प्लस E_A2। ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, इस वजह से दोनों को ऐड किया। सेम डायरेक्शन है, जब ऐड करेंगे तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है, सीधा 2 टाइम्स कर दो इसका, 2 इंटू या फिर चलो लिखो 2 टाइम्स ही करो, 2k इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितना था -10। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब वैल्यू रखना शुरू करो, सॉल्व करो। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। ठीक है, और k की वैल्यू, k क्या था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब उसने बोला नहीं है ना, ये बताया है कहाँ है, नहीं बताया तो उसको क्या एप्सिलॉन नोट लेकर चलो। ठीक है, जब तक वो मीडियम ना दे, अगर मीडियम दे तो एप्सिलॉन लिख लो, अगर मीडियम ना दे तो सिंपल एप्सिलॉन नोट लिखो। वेट, हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नोट लिखो। एप्सिलॉन नोट लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू मैंने बताई 9 इंटू 10⁻9 ये होती है। तो 9 इंटू 10⁻9 और 10 की पावर -10 था ये। ठीक है, चलो जी, 8 के 9 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 72, और यहाँ से एक पावर नेगेटिव बचेगी तो ये रह जाएगा 7.2 न्यूटन पर कूलाम। चलो जी, एक तो मिल गया, इसको क्या लिखते हैं, ए पर निकाल रहे थे ना हम। ठीक है, E_A हमने पता कर लिया। अभी हमको कहाँ पता करना है, यहाँ B पर और पता करना है, तो B पर भी पता करते हैं। किस तरीके से लिखेंगे उसको, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है,
दोनों चार्जेस की वजह से हमको बी पर निकालना है, ठीक है। यानी Q1 की वजह से बी पर पता करेंगे और Q2 की वजह से भी बी पर पता करेंगे। तो Q1 की वजह से बी पर क्या किस तरीके से लिखेंगे हम, ई बी पर निकालना है किसकी वजह, चार्ज नंबर 1 की वजह से, तो वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज़ पे ध्यान दो, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 0.05 जो कि इनके बराबर ही है जैसा पहले थी, ठीक है। चार्ज भी सेम है, दोनों चीज़ सेम है तो और दो ही चीज़ इसमें वेरी करती है, बाकी तो कांस्टेंट होता है। तो फैक्टर पूरा यही आएगा, मतलब जो कैलकुलेशन करोगे सब यही आएगा। तो क्या होगा के इंटू, इसको सेम एज इट इज़ लिख दो, 10 की पावर कितना था -10 न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो ये प्लस चार्ज है तो प्लस की वजह से क्या होती है, दूर की तरफ होगी, तो क्या लिखोगे Q से P की डायरेक्शन, Q से P की तरफ डायरेक्शन, ये आपने डायरेक्शन लिख दी। सेम क्या करो E B चार्ज नंबर 2 की वजह से निकालो, उसमें आएगा K। अब इस बार क्या हुआ, Q तो सेम है 10 की पावर -8 लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो 3 बार देखो 0.05 यहाँ तक, ये तीनों को जब ऐड करोगे क्या आएगा 0.15 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 0.15 का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये आएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा k इंटू कितना 10 की पावर -8, 0.15 का स्क्वायर करो 0.15 यानी 15 का स्क्वायर करोगे ये आता है 225, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 2 डिजिट है तो 2 से स्क्वायर करोगे 4 डिजिट पर आ जाएगा वो, ठीक है। 4 डिजिट पर आ गया, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 225, इसको इधर लिख लो, या k इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई कितना 225, सॉरी 0.0225। अब 0.0225 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यानी 1/0.0225। जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद फाइनल में ये आता है कुछ इस तरीके से 400/9 बचेगा ये, ठीक है ना। 10 नहीं करना इसको 9, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर। तो सिंपल सीधा लिख दो किस तरीके से 10 की 400/9, और ये क्या था 10 की पावर -8 भी मल्टीप्लाई में था k के साथ, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो 4 2 0 हटाओ, इसको -6 कर सकते हो, यानी 4/9 इंटू 10 की पावर -6 कहीं था क्या, ठीक है 4k/9 लिखो इसको सीधा, 4k डिवाइड बाई 9, या वेट क्या कर सकते हैं 4k डिवाइड बाई 9, ठीक है करते हैं, अभी करते हैं इसको 4k डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू k, ठीक है। k भी है 4 k तो पहले आ गया ना, हाँ ये रहा। अब करना क्या है, दोनों में देखो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये क्या है निगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन अपनी तरफ होगी, तो यानी किधर से किधर तक, कहाँ गया पॉइंट, P से Q तक, ये P पॉइंट माना था ना हमने, P से Q तक, तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी P2Q, इधर लिख दो P2Q, यानी उल्टी डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन उल्टी है तो उल्टी डायरेक्शन होने का क्या मतलब है, दोनों को घटाना पड़ेगा, तो कम वाले में से ज़्यादा वाले को घटा दो। अब देखो जो ज़्यादा नियरेस्ट होगा उसकी ताकत उतनी ज़्यादा होगी, नियरेस्ट कौन था 1, तो इसका मतलब क्या EB1 ग्रेटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, E हमको B पर पता करना है, तो EB1 में से EB2 घटा दो, ठीक है। फाइनल में डायरेक्शन देखो कैसे चेक करते हैं, जैसे ये वाला हम कर रहे थे ना, दोनों बार डायरेक्शन क्या थी इसी तरफ थी, तो जो फाइनल डायरेक्शन आएगी ना दोनों की मिलाकर आएगी, क्योंकि दोनों बार डायरेक्शन ये है तो डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी P2Q, यानी इस डायरेक्शन में। इसमें क्या देखेंगे जो ग्रेटर होगा उसकी डायरेक्शन बची रह जाएगी, B1 ज़्यादा है ना, तो B1 की डायरेक्शन किधर है, ये था B1, इस तरफ थी ना डायरेक्शन, तो फाइनल डायरेक्शन भी क्या रहेगी इस तरफ ही रहेगी, तो घटाओ इसको EB1, B1 कितना था 4k इंटू 10 की पावर -4 था, इधर ही लिख लो 4k इंटू 10 की पावर -4, ठीक है माइनस, और ये क्या था 4k/9, 4k/, एक मिनट 4k इंटू 10 की पावर -10 था ये, ठीक है 4k/9 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ रहा है ये 6 आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसको एक बार चेक करते हैं। ये कितना था -10 था, -10 ठीक है, यहाँ तक -10 है, k इंटू 10 की पावर -8, और ये क्या हो गया 0.15 हो गया। तो इसको करना क्या है हमको, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ रहा था 1/, इसका जब स्क्वायर किया था हमने 0.01 कितना 225 था, यानी ये कुछ बनेगा इस तरीके से 225,
5 से डिवाइड करोगे तो 10,000 का 2,000 रह जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम्स और 5 टाइम्स आएगा, 5 से फिर डिवाइड करो इसका 400 रह जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे 400/9 आएगा ये, ठीक है। यानी जो ये वाली वैल्यू थी 400/9 आएगी, तो कह सकते हो 400k/9 और 10 की पावर क्या था -8 था। तो इसमें कमी कहाँ थी फिर, इसका मतलब यहाँ गलती थी, 1/9 × 10⁹ था ना। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, ये क्या था, ये बना था 0.0 माइनस ऊपर जाएगा, अच्छा ये गलती हुई, देखो -2 जब ऊपर जाएगा ना +2 बनेगा, तो +2 बनने की वजह से ना ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -6 छोड़ेगा इसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा -6। तो फाइनली ये कितना बचेगा -6, इसकी जगह क्या आएगा -6। अब -6 के हिसाब से इसको सॉल्व करो तो आंसर चेंज हो जाएगा, यानी कितना 72 × 10 की पावर कितना बच रहा है माइनस कितना 9 में से 6 गए 3, सॉरी +3 बचेगा, +9 है ना तो +3 बचेगा, तो 7.2, इसको इस तरीके से लिखो फिर 7.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ 6 ही आ रहा था, तो इसका मतलब कितना बचेगा ये -6, ये भी कितना बचना चाहिए था -6, तो 4/9 -6, अब सही है, इसको भी -6 करो और -6। हाँ अब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, E8B = कितना 4K, तो 4K तो इसमें से कॉमन ले दो, ये फिर डायरेक्ट रखो, 9 का किसमें 4 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 9 4 36 और -32k/9 बनेगा, 32k/9 इंटू 10 की पावर कितना -6, वैल्यू रखो 32/9, के क्या था कांस्टेंट था जिसको 9 × 10 की पावर 9 लिखते हैं हम, और ये था 10 की पावर -6। अब सॉल्व करना शुरू करो, देखो 9 से 9 कैंसिल, 9 - 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और 3 एक इधर से जाएगा तो 3.2 लिखेंगे, जिसको हम 3.2 × 10 की पावर 4 कितना न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या थी उसकी, ये ग्रेटर था ना, तो इस तरफ डायरेक्शन रहेगी Q से P की तरफ, यानी Q to P, इस तरीके से ये डायरेक्शन रहेगी इसके, ठीक है। कॉपी करो। तो एक पॉइंट और रह गया, उस पर भी देखते हैं, कहाँ पर पूछा है C पर पूछा, तो इसकी वजह से C पर देखो ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ रहेगी डायरेक्शन, यानी इस तरफ, और ये निगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, ठीक है। रुको, इस तरफ रहेगी डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव की वजह से निकालो, जिसको हम क्या लिखेंगे EC1, क्या लिखेंगे EC1 मतलब C पर 1 की वजह से, तो कितना आएगा वही KQ/R² आएगा, K लिखेंगे एज इट इज, Q की जगह कितना 10 की पावर -8 और R की जगह कितना था 0.1 का स्क्वायर, ये रहा कितना 0.1 मीटर है ना यहाँ तक, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 जब स्क्वायर करोगे, और 0.01 को लिख सकते हो 10 की पावर -2, यानी इसकी जगह 10 की पावर -2 जो ऊपर जाके +2 बनेगी, और इसको फाइनली किस तरीके से लिख सकते हैं हम K × 10 की पावर -6, यानी +2 बनेगा ना ऊपर जाकर, तो इसमें से घटेगा। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या थी, इसको क्या लिखा था हमने पॉइंट P लिखा था, इसको Q लिखा था, P से C की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी, क्या होगी P से C की तरफ डायरेक्शन, P से C की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा ये EC2 2 की वजह से, ठीक है। अब देखो ये सेम है, Q2 जो मैग्नीट्यूड इसका था वही मैग्नीट्यूड इसका है, सिर्फ नेचर अलग है, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम है 0.1, तो सब कुछ सेम ही आना चाहिए, यानी फाइनल में ये वाला भी इतना ही आएगा 10 की पावर -6। फर्क क्या आएगा डिस्टेंस में, सॉरी डायरेक्शन में, ये होगा इस तरफ, यानी C से Q की तरफ, क्या लिखेंगे इसको C2Q, ठीक है। अभी क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए ना, हम इसको कुछ और कंसिडर कर लेते हैं, इसको E' कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो छोड़ो, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अब क्या करो फाइनल पता करते हैं, EC क्या होगा, अब ये तो ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन में होते तो जोड़ दें, ऑपोजिट में क्या करते हैं घटाते हैं, यहाँ पर आ गया एंगल, एंगल क्या है देखो, ये कितना एंगल है 60 डिग्री, क्यों है 60 डिग्री, कहाँ गया 2 पॉइंट चार्जेस मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे आर प्लेस 0.1, अच्छा बताए नहीं इसमें, ऐसे ही समझना, ये 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर, और ये भी कितना है 0.1 मीटर। अब इसका क्या मतलब है, तीनों इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में एंगल कितना होता है 60 डिग्री,
तो ये भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब इस तरफ ये जो डायरेक्शन जा रही है ना, यानी इसको एक लाइन को इसके पैरेलल, ये जो बेस है ना, बेस के पैरेलल लाइन बनाई और ये वाला एंगल रहेगा 60 डिग्री, ठीक है। और सेम इसके और इसके बीच एंगल रहेगा 60 डिग्री। तो इस वाले लाइन के यानी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच पूरा एंगल आएगा, ये कितना है 120 डिग्री। तो एंगल कितना दिख रहा है दोनों के बीच 120 डिग्री। ये आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या, इसका स्क्वायर बनेगा पहले EC1 स्क्वायर प्लस EC2 स्क्वायर प्लस 2EC1 EC2 कोस थीटा, यही तो बनेगा। और कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे, कोस 120 डिग्री, यानी थीटा की जगह 120 डिग्री। अब वैल्यू रखो, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, इसका भी और इसका भी। तो और यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर करके इसको तो एक ही बार बाहर निकालो। तो ये कितना आएगा, K मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट में क्या आएगा, इसकी जगह 1 बनेगा, इसकी जगह 1 बनेगा और इसकी जगह 2 इंटू -1/2, इस तरीके से। माइनस क्यों, कोस 120 की डिग्री होती है -हाफ से ये वाला 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा -1 और +1 कैंसिल होगा, ये जो पूरा बचेगा 1 बचेगा केवल, यानी फाइनल में ये आंसर रह जाएगा K इंटू 10 की पावर कितना -6। इसकी वैल्यू रखो, तो K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -6। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये बनकर आएगा EC। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अब देखो इसकी डायरेक्शन रहेगी इन दोनों के जस्ट बीच में, सेंटर में। क्यों, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो डायरेक्शन निकालने का तरीका अलग था, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, फिलहाल इसके बीच में इसकी डायरेक्शन रखो। यहाँ से क्या, C से इसको कोई भी पॉइंट लिख लेना, उस पॉइंट पर लिख देना, ठीक है। या फिर क्या लिखोगे, पैरेलल टू बेस, ठीक है। और बेस में भी किस तरफ, P से Q की तरफ। डायरेक्शन इस तरफ है P से Q, लेकिन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नहीं है डायरेक्शन। कहाँ पर है, यहाँ पर है, पॉइंट C पर, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ चुके, फील्ड पढ़ चुके। अब आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसको समझना है, देखो होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी, या आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स। अब ये जो वर्ड लिखा ना, कर्व क्यों लिखा, देखो लाइन का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन चल रही है, सिंपल, ठीक है। कर्व का मतलब होता है कोई मुड़ी हुई चीज भी हो सकती है, मतलब कोई भी रैंडम शेप, जरूरी नहीं है सिर्फ मुड़ी हुई या कोई एक शेप फिक्स हो, रैंडम कोई भी शेप, तो हम क्या लिख देते हैं, कर्व भी लिख देते हैं। क्योंकि आगे हमको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मुड़ती हुई भी चलती हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लाइंस और कर्व्स लिख लिया हमने, ठीक है। लाइंस और कर्व्स इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन इलेक्ट्रिक फील्ड, that the tangent at any point on it gives the direction of electric field at that point, ठीक है। यानी उस पॉइंट पर क्या बताता है, देखो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस या कर्व, इमेजिनरी लाइंस या कर्व है जो क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस में होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगी, बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो वहीं तो उसका इफेक्ट होगा, तो उस इफेक्ट को समझने के लिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जरूरत पड़ी। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जहां भी खींचा गया है, टेंजेंट हमेशा सिर्फ इसलिए खींचा जाता है ताकि डायरेक्शन पता चल सके किसी चीज की, ठीक है। अगर लाइन इस तरीके से जा रही है, क्या जा रही है लाइन इस तरीके से, अब देखो इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन हमें पता, हमने क्या कहा कि इसके किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, तो मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन बतानी, तो मैं क्या करूंगा, इस पर टेंजेंट बनाऊंगा इस तरीके से लाइन खींचूंगा सीधी, ठीक है। और ये टेंजेंट क्या बताएगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन। जैसे पॉइंट बदला टेंजेंट अलग खींचना पड़ेगा, डायरेक्शन दूसरी आएगी, ठीक है। तो ऐसे ये जो टेंजेंट है सिर्फ किस लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। तो क्या कहा, फील्ड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट, यानी किस फील्ड लाइन पर, फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको बताएगा, ठीक है। इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। और ये क्या होती है, याद रखना, इमेजिनरी होती है। ये पॉइंट इसमें अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो ये लिख लो, इसको हटाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकलती हैं। क्या बोला, ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकलेंगी, निगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ लाइन जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते, लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, या फोर्स की जगह फील्ड बोलना है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैसे दोनों चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, प्रोड्यूस होती है इस तरीके से, ठीक है, ये निकल रही। एंड एंड्स ऑन नेगेटिव लाइन, एंड्स लिखो या फिर उसमें एंटर करती है, एंटर्स इन नेगेटिव लाइन, हाँ नेगेटिव चार्ज, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एंटर्स इन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ एंट्री करती हैं, तो इस तरीके से समझो, ये बनाया, या रुको, ये एक चार्ज बनाया जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा इधर बनाओ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है, ये निकल गई लाइन इस तरीके से, और नेगेटिव चार्ज इधर बनाओ, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ एंट्री करेंगे ये लाइंस, ठीक है, ये इस तरीके से। इसको लिखो नेगेटिव क्यू, इसको लिखो पॉजिटिव क्यू, ठीक है। चलो जी, एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट अभी बताया था, टेंजेंट वाला पॉइंट। टेंजेंट क्या कह रहा है, टेंजेंट अगर ये लाइंस है, ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ये लाइन इधर गई और इधर से इस तरीके से जाएगी और इसमें एंट्री कर जाएगी, जरूरी नहीं है। एक कहने का मतलब इससे तो प्रोड्यूस हो रही है, चार्ज से तो प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां तो हमें सोर्स मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ कहां से रही, भले इमेजिनरी आ कहां से रही, प्लस के चार्ज से। नेगेटिव चार्ज में एंट्री कर रही है, तो एंट्री करने का मतलब कहीं बाहर से आ रही होंगी, तो बाहर से क्या अपने आप थोड़ी बन रही हैं, तो वो पॉजिटिव से ही निकली हुई है जो नेगेटिव में एंट्री कर रही है, तो वहां से निकली और जिसमें एंट्री की इसने, ठीक है। तो यही पॉइंट। अब देखो ये भी हो सकता था कि ये सीधी निकली, जैसे ये वाली लाइन है, और सीधी एंट्री कर गई ऐसे करके, ठीक है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करो, तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे बनेगी, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग ड्रॉ होंगे और उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मैंने क्या बताया था, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, और उस कंडीशन में अगर तुम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हो तो कैसे है, ऐसे है, इस पॉइंट पर इस तरफ है, ठीक है ना। चलो जी, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसने क्या कहा, फोर्स की डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव चार्ज पर लगती है। अगर तुम यहां पर पॉजिटिव चार्ज रख देते हो, क्या रख देते हो, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को पुश करेगा, रिपेल करेगा, डायरेक्शन देखो उसी तरफ लग रही है। नेगेटिव चार्ज इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहां से भी तो फोर्स लग रहा है ना ऊपर,
तो जब फाइनलाइज करोगे, फाइनल डायरेक्शन निकालोगे ना, तो कैसे आएगी, इसी के सीध में आएगी। सेम यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इसको खींचेगा, इस वजह से इधर लग रहा है ना, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको पुश करेगा, लेकिन नेगेटिव खींच रहा है। दोनों को फाइनलाइज करोगे क्या आएगा, डायरेक्शन ऐसा आएगा। ठीक है, तो उसने भी वही बात बोली है, उसने फोर्स के हिसाब से बोली है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बोली है, इतना फर्क है, बात सेम है दोनों की। ठीक है, आगे देखो, टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी समझेंगे क्या कहता है। हमारे पास दो लाइन है, ऐसा समझो, ये रहा पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया इधर, और निगेटिव चार्ज हमने बनाया इधर। ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ से लाइंस निकलेंगी और इसमें एंट्री कर रही हैं इस तरीके से कर्व बनाती हुई। ठीक है, मैंने बताया था रैंडम शेप हो सकती है कुछ भी, और इस तरीके से बना लो। ठीक है, और ऐसे भी हो सकती हैं, मान लो इधर भी निकल रही हैं, मतलब निकलेंगी तो वो चारों तरफ ही ना, अलग अलग थोड़ी निकलेंगी, ये निकल रही इधर। अब एक चीज पर ध्यान दो, इनमें कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, समझो। मान लो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई, कैसे, यहां से एक लाइन निकली इस तरीके से, और दूसरी लाइन निकली इस तरीके से, और ये लाइन तो ऐसे जा रही थी, ये लाइन ऐसे जा रही थी, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर गई, यहां पर इंटरसेक्ट कर गई। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन के हिसाब से अगर टेंजेंट बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस वाली लाइन के हिसाब से टेंजेंट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, टेंजेंट क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब पॉइंट तो एक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो है। क्या ऐसा कॉमन सेंस बन रहा है कि एक पॉइंट है और दो दो डायरेक्शन? पॉसिबल नहीं है। अगर एक पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक ही होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, दो पॉसिबल ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनेगा उस बात का। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, गलत प्रूफ हो गया। इसका मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। चलो जी, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अभी और पॉइंट देखते हैं इसके। और पॉइंट क्या बोलते हैं, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो ये क्या कहता है, ये कह रहा है द फोर्स लाइन ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। कैसे, समझो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाया आपने, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज बनाया आपने। ठीक है, ये क्या करेगी, यहां से लाइन निकली, यहां पर गई, ये लाइन यहां से यहां पर निकली, इधर गई, और ऐसे ही दो ही लाइन कंसिडर करो। अभी ये क्या है, इसकी लेंथ है, क्या है, इस तरीके से लेंथ दिख रही होगी। ये भी क्या है, इस तरीके से लेंथ। तो उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक इलास्टिक स्ट्रिंग। जैसे इलास्टिक होते खींचते हो उसको, वो क्या करती है, इलास्टिक वापिस खींचती है। ठीक है, वापिस अपनी शेप में आने की कोशिश करती है। तो ऐसे समझो, ये जो लाइन है ना, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, और ये आपस में खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इस जगह भी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों। ये पर यहाँ क्या है, ये रही, और ऐसे ही इधर ये क्या है, खींचने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से, इसको समझो, ये इस तरीके से इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और इधर से समझो ऐसे, और उधर से ऐसे। ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींच रही है। सेम यहां पर क्या करती है, इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह खींचेंगी एक दूसरे की तरफ। तो खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो लेंथ है ये कम पड़ेगी, मतलब लेंथ ज्यादा है तो खींचेगी तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी वजह से क्या होगा, इसमें और इसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, लाइन खींचने का मतलब क्या है, ये चार्ज तो पकड़ा हुआ है ना इसने, लाइंस ने, इधर भी चार्ज पकड़ा हुआ है। चार्ज एक दूसरे के क्या आएंगे, पास पास आएंगे, क्योंकि ये, इसको ऐसे करना, लास्टिक लेना, दोनों सिरों पर अलग अलग पत्थर बांधना, और पत्थर को खींच के रख देना। जैसे ही छोड़ोगे पत्थर खींच के पास आ जाएंगे। क्यों, पत्थर पास नहीं आए, लास्टिक कम हो गई। ठीक है, जो लास्टिक थी ना वो खींची, कॉन्ट्रैक्ट हुई। उसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और चार्ज करीब आ जाएंगे। ठीक है, उसी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, खींचने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। खींचने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन का फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स हो रहा है। दूसरी बात, किस किस के बीच पॉसिबल है, देखो ये क्या है,
पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तभी ये चीज पॉसिबल है, खींच रही है। एक बार पॉजिटिव करके देखो। पहली बात तो पॉजिटिव से क्या होगा, इधर से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, इधर से भी फील्ड लाइन बाहर ही निकलेंगी। पॉजिटिव से बाहर ही तो निकलती हैं, इधर से भी बाहर निकलेगी, इधर से भी बाहर ही निकलेगी। ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होगी। इन फील्ड लाइन ने इसको पकड़ा हुआ है, इन फील्ड लाइन ने इसको पकड़ा हुआ है, बीच में से कनेक्शन हटा दो क्योंकि दोनों से ही बाहर निकल रही है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी रही हैं तो अपने वाले चार्ज को तो इफेक्ट करेंगी, दूसरे चार्ज को कोई इफेक्ट ही नहीं करेगी ये वाली लाइन। क्यों, उस चार्ज को थोड़ी ना पकड़ा हुआ है, उसकी अपनी लाइन है, इसकी अपनी लाइन है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों निगेटिव होते तब भी यही सीन होता। दोनों निगेटिव कर लो, ये रहा निगेटिव, तो इसको इधर बदलो, इसको इधर बदलो, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। दोनों की लाइंस क्या हो रही, आपस में खिंच रही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है लाइंस। ठीक है ना, इस वजह से जो निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है ना, उनमें अट्रैक्शन नहीं होता। किसमें अट्रैक्शन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और होता क्यों है, क्योंकि ये फील्ड लाइन जो है ना अपनी लेंथ में, ये याद रखना, लेंथ में इलास्टिक की तरह खिंचती है। ठीक है, तो क्या बोलता है, दीज फोर्स लाइन ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इन लाइन लाइक ए इलास्टिक स्प्रिंग, दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। चलो जी, एक पॉइंट आपको ये समझ आया, ये काफी मजेदार पॉइंट था। एक और पॉइंट है, चलो अट्रैक्शन को तो समझ आ गया, रिपल्शन का समझते हैं। रिपल्शन का, रिपल्शन किस में होता है, सेम चार्जेस में। दो सेम चार्ज उठाते हैं, ये हमने एक चार्ज उठाया, ये एक चार्ज उठाया, इससे फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर निकल रही होंगी। अब इसको कर्व क्यों नहीं किया, क्यों, इसके पास जाना ही नहीं है, उसको कर्व करने का क्या फायदा, मतलब वो तो तब मुड़ेगी ना जब इधर से कोई खींचेगा, इससे भी बाहर लाइन निकल रही होंगी। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, दीज फोर्स लाइन ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लेंथ। अब ये क्या करती है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये हो गई लाइन, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये, ऐसे ही इसमें देखो, इसकी लाइन हो गई ये, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर भागती है। ठीक है, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन से दूर भागेगी, ये वाली लाइन दिख रही है। सेम अगर इसके पास कोई दूसरी लाइन आ जाए तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उससे दूर भागेगी। मान लो ये वाली लाइन आ गई इसके पास, ठीक है, हमने इसको चार्ज को कहा थोड़ा सा पास रखा और ये इस तरीके से हमने लाइन्स निकाली इसमें से, और ये लाइन इसके पास जा रही है इसमें से, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना दूर हटती है। मूव अवे, क्या लिखा है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, लाइन और लाइन एक दूसरे को दूर फेंकेंगी, इसी वजह से क्या होगा, चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। और ये किस तरीके का बनेगा, देखो ये तो फाइनल नहीं था, फाइनलाइज कैसा हो जाएगा, ये लाइन ऐसे दिख रही है ना, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूर जा रही है ना, तो ये मुड़ जाएंगी इस तरीके से, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उल्टा करो इसको, इधर और ये इधर एक दूसरे को ना दूर फेंक रही है। तो ये यहाँ आई मुड़ गई, दूर फेंक रही है एक दूसरे को। ऐसे ही ये वाली लाइंस, इसको इधर करो, ये इधर एक दूसरे को क्या कर रही है, दूर फेंक रही हैं। तो ये यहाँ आती हैं सीधी सीधी, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होती है एक दूसरे से, और इस तरीके से फैल जाते हैं दूर। इसी वजह से क्या होगा, ये वाला और ये वाला चार्ज इसको दूर फेंकेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, दूर फेंकेगा। ठीक है, उसी वजह से क्या होता है, अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्शन फोर्स लगता है। दोनों निगेटिव होंगे तब भी सेम काम यही होगा, इनकी तो डायरेक्शन बदल जाएगी, भागेंगे तो फिर भी ये। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, दीज फोर्स लाइन ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लेंथ, दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। ठीक है, चलो दो पॉइंट और हैं। दो पॉइंट क्या है, वेयर दीज लाइन्स आर क्लोजर, ये तो बेसिक सी बात है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, इसको, या फिर चलो पॉजिटिव चार्ज ही रखो, ये रहा, इससे इस तरीके से लाइन आपकी निकल रही है। अब देखो, यहां पर दूर, जितना दूर जाओगे ये लाइन दूर दूर है, तो जहां पर ये लाइन दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, हल्का होगा। जहां ये पास पास होंगी, जैसे यहां पर, ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बस इतनी सी बात है। एज फार एज दीज लाइन्स रीच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एक्सटेंस, ठीक है, जहां तक ये फील्ड लाइन जाएंगी वहां तक इलेक्ट्रिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो कैसा है, इसके आगे एक चीज और लिख लेना, टिल इन्फिनिटी, क्या,
टिल इन्फिनिटी, यानी कहाँ तक होता है ये इन्फिनिटी। कैसे, मान लो ये चार्ज है, अब इस चार्ज से जो लाइन निकल रही है ना वो रुकेंगे ही नहीं, उसको रुकने के लिए मतलब किसी मीडियम पर डिपेंड ही नहीं कर रही ये वाली चीज़, ठीक है ना। अगर कोई आ भी रहा है मीडियम तो उससे पार हो जा रही है, ठीक है। और अगर कोई मीडियम नहीं आता, मतलब कोई मीडियम ऐसा आएगा जो इसको हल्का कर देगा, वीक कर देगा, हाँ कोई मीडियम ऐसा भी आएगा जो रोक देगा, मेटल वगैरह ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम नहीं है तो ये कहाँ निकलता ही चला जाएगा, और ये कहाँ जाके रुकेगी, इनफाइनाइट पे। इसीलिए कहते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है, अगर उसको रोकने वाली कोई, बाउंड करने वाली कोई चीज़ वहाँ पर ना हो। हाँ अगर बाउंड करने वाली कोई चीज़ है तो उसके इफेक्ट को वो रोक लेगी, ठीक है। तो ये होगा इसके पॉइंट। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही रखते हैं, इसमें काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया आज का। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, अब फ्लक्स वगैरह चलेगा, फ्लक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।